स्कॉटिश हाईलैंड्स में जिमी अपनी बहनों और चचेरे भाइयों के साथ टीवी देख रहा है। अचानक बाहर सायरन बजता है। चाची दरवाजा बंद कर बच्चों से कहती हैं कि वे हिले नहीं। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वे घर में अफरा तफरी की आवाजें सुन सकते हैं। जिमी दरवाजे की ओर जाता है और अपने पिता को बुलाता है, तभी दरवाजा हिलने लगता है। उसी समय कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और झोंबी जैसे जीव, जिन्हें संक्रमित कहते हैं, अंदर आ जाते हैं। वे लड़कियों पर तेजी से हमला करते हैं और उन्हें खा जाते हैं बिना दरवाजे के पीछे जिमी को देखे। वह इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और दूसरे कमरे में अपनी मां को खाते हुए देखता है। जैसे ही वह घर के चारों ओर दौड़ता है, देखता है कि उसके सभी रिश्तेदार संक्रमित हो रहे हैं। सौभाग्य से वह इमारत से बाहर निकल जाता है। बाहर और भी संक्रमित हैं, इसलिए जिमी अपने पिता को ढूंढने और मदद के लिए चर्च की ओर दौड़ता है। पादरी को नहीं लगता कि संक्रमित होना गलत है। वह मानते हैं कि उन्हें बचा लिया गया है क्योंकि यह न्याय का दिन है। वह जिमी को सोने का क्रॉस देते हैं और विश्वास बनाए रखने को कहते हैं। उसी समय संक्रमित खिड़कियों से अंदर आते हैं और जिमी भागता है, लेकिन उसके पिता वहीं रुकते हैं क्योंकि वह बचना चाहते हैं। संक्रमित उन पर टूटते हैं और जल्दी ही उन्हें काट लेते हैं, जिससे वह भी संक्रमित हो जाते हैं। यह सारी अराजकता रेज वायरस के कारण है। महाद्वीपीय यूरोप इसे दूर भगाता है और इसे यूके में रोक देता है, जो बाकी दुनिया से कटा हुआ है। यह बंजर भूमि बन जाती है जहां जीवित बचे लोग संघर्ष करते हैं। 28 साल बाद बचे लोगों का एक समुदाय लिंडिस्फार्ने द्वीप पर रहता है, जो मुख्य भूमि से ज्वारीय मार्ग से अलग एक सुरक्षित क्षेत्र है। आज स्पाइक नाम का बच्चा अपने पहले संक्रमित को मारना सीखेगा, जो उसका पिता है। जैमी नाश्ता बनाता है, लेकिन बीच में रुक जाता है जब वह अपनी बीमार पत्नी इसला को बेडरूम में गिरते हुए सुनता है। दोनों तुरंत उसकी जांच करने दौड़ते हैं और जब वह सुनती है कि स्पाइक आज प्रशिक्षण लेगा तो घबरा जाती है। थोड़ी बहस होती है, लेकिन कुछ शब्दों के बाद वह शांत हो जाती है। वह अक्सर स्मृति हानि और भ्रम से जूझती है, इसलिए उसे आधा समय समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। रसोई में वापस स्पाइक को सैम मिलता है, जो उसे शहर से बाहर जाते समय नया धनुष उपहार में देता है। सभी लोग स्पाइक के लिए खुशियां मनाते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। शहर के द्वार पर जेनी याद दिलाती है कि जो भी जाता है उसे लौटने की अनुमति होती है, लेकिन अगर कोई नहीं लौटता तो कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। बचाव कार्यों ने पहले ही कई जानें ले ली हैं। फिर दोनों पुल पार कर मुख्य भूमि पहुंचते हैं। जेमी पुरानी कहानियां साझा करता है और स्पाइक को यकीन नहीं होता कि लोग समुद्र से इतनी दूर रह सकते थे। वे पुल पार कर जंगल पहुंचते हैं, हमेशा दुश्मनों के लिए सतर्क रहते हैं। अंततः वे एक धीमे संक्रमित को जमीन पर रेंगते हुए पाते हैं, जिसकी पीठ पर एक पक्षी बैठा होता है। जब वह कीड़े खाने रुकता है, स्पाइक धनुष तैयार कर तीर चलाता है, जो संक्रमित के गले में लगता है और उसे तुरंत मार देता है। एक और संक्रमित पीछे से आता है तो जेमी भी उसे तीर से मार देता है। शोर से और राक्षस आते हैं। जेमी एक और को मारता है, पर स्पाइक कहता है कि आखिरी को छोड़ दो। जेमी को बेटे पर गर्व होता है, पर स्पाइक को मारने में अजीब लगता है। यह जोड़ी जंगल में आगे बढ़ती है और कुछ सुंदर जानवर देखती है। अंततः वे एक परित्यक्त घर पाते हैं जहां एक संक्रमित उल्टा लटक रहा है। उसके सिर पर थैला है और पीठ पर अक्षर खुदे हैं। जेमी को लगता है कि उसे इंसान के रूप में पकड़ा और चारे के रूप में छोड़ दिया गया, जिससे वह भी संक्रमित हो गया। वह चाहता है कि स्पाइक उसे मार दे, लेकिन संक्रमित संघर्ष कर रहा है और बच्चा डरा हुआ है। संक्रमित खुद को छुड़ा लेता है और स्पाइक डरकर गोली चला देता है, जिससे सिर में तीर लगने से वह मर जाता है। इसके बाद वे घूमते रहते हैं और जमीन पर आधा खाया जानवर देखते हैं। स्पाइक ऊपर देखता है और पहली बार आज उसके सिर और रीढ़ को पेड़ पर फंसा हुआ पाता है। जेमी चिंतित है क्योंकि यह सिर्फ अल्फा संक्रमित ही कर सकता था। वह बेटे से कहता है कि जल्दी चले और आवाज न करे। जब वे खुले मैदान में पहुंचते हैं तो संक्रमितों की भीड़ और उनका अल्फा नेता दिखता है। इसलिए जोड़ी जंगल की ओर भागती है क्योंकि पीछा शुरू होता है। खतरे के बावजूद जेमी स्पाइक को प्रशिक्षित करना नहीं छोड़ता। उसे सिखाता है कि चलते फिरते निशाना कैसे लगाना है और घातक वार के लिए दिल और सिर पर निशाना साधना है। वे उस छोड़े घर में लौटते हैं, पीछा कर रहे संक्रमितों पर गोली चलाते हुए, और छिपने की जगह ढूंढते हैं। अंततः उन्हें अटारी का प्रवेश मिलता है और वे अंदर चढ़कर उसे बंद कर देते हैं, इससे पहले कि संक्रमित देख पाएं। घंटे बीतते हैं और जोड़ी बाहर देखती रहती है, लेकिन अल्फा कभी उस क्षेत्र को नहीं छोड़ता। जेमी अपने बेटे को बताता है कि अल्फा बड़े होशियार होते हैं और उन्हें मारने के लिए कई तीर चाहिए। उनके पास अब तीर नहीं है, इसलिए उन्हें इंतजार करना होगा। स्पाइक को लगता है कि उसने कुछ निशाने चूक दिए और जल्दी निशाना लगाने से डर गया था, लेकिन जेमी उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसने पहली बार के लिए अच्छा किया। रात में वे एक व्यक्ति को रोशनी के साथ देखते हैं और जेमी बताते हैं कि वह क्वारंटाइन गश्ती है। दूसरी तरफ वे आग देखते हैं और स्पाइक जिज्ञासु होता है, लेकिन जेमी जल्दी से विषय बदल देता है। जब स्पाइक सो जाता है तो उसे अपनी मां के डूबने और संरचनाओं के हिलने का बहुत अजीब सपना आता है। जेमी उसे जगाता है क्योंकि घर हिल रहा होता है और उन्हें बाहर निकलना होता है। दोनों तेजी से बाहर निकलते हैं और छत गिरने से पहले बच जाते हैं। शोर संक्रमितों को आकर्षित करेगा, यह जानकर जेमी और स्पाइक जितनी तेजी से हो सके घर की ओर भागते हैं। उच्च ज्वार ने रास्ता ढक दिया है, पर यह गहरा नहीं है, इसलिए वे इसे पार कर सकते हैं।
अचानक उनके ऊपर कई पक्षी उड़ते हैं और अल्फा उनके पीछे दौड़ता है। स्पाइक पानी पर फिसलता है, पर जैमी उसकी मदद करता है और वे तेजी से दौड़ते हुए जमीन पर पहुंच जाते हैं। जैमी चिल्लाता है और गार्ड्स को सतर्क करने के लिए सीटी बजाता है। समूह ने अल्फा को ढूंढने के लिए लाइट्स चालू की और उसे गिराने के लिए तीर चलाए। प्राणी जल्दी से ठीक हो गया, इसलिए अगला तीर आग लगाकर चलाया गया। यह सच में अल्फा को गिरा देता है और जैमी अपने बेटे को गेट तक खींच लेता है। जेनी उन्हें कुछ सेकंड रोकती है जब तक वह सुनिश्चित नहीं हो जाती कि वे संक्रमित नहीं हैं, फिर गेट खोलकर उन्हें अंदर आने देती है। बाद में एक पार्टी में सभी स्पाइक की वापसी और पहली हत्या का जश्न मनाते हैं। जैमी पूरी कहानी बताता है, लेकिन स्पाइक हत्या के जश्न से असहज होता है। भीड़ स्पाइक को कुर्सी पर उठा लेती है और उसे पीने देती है। अंत में स्पाइक बहुत अभिभूत हो जाता है और बाहर उल्टी करने भागता है। उसी समय वह देखता है कि जैमी एक अन्य महिला के साथ चुपके से घूम रहा है और अपने पिता को इस स्थिति में देखकर वह आहत होता है। स्पाइक घर लौटता है, जहां सैम सोती इसला की देखभाल कर रहा है। अपनी रोमांचक यात्रा साझा करने के बाद स्पाइक सैम से उस आग के बारे में पूछता है जो उसने देखी थी। सैम सोचता है कि वह डॉ केल्सन थे और कहता है कि जेमी ने किसी कारण से उनके बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन आगे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह इसला सिरदर्द के साथ उठती है और दवा मांगती है, लेकिन स्पाइक को नहीं पता कि दवा कहाँ है। फिर जैमी लौटता है और स्पाइक उसे देखकर सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद स्पाइक हिम्मत कर जैमे से पूछता है कि उसने केल्सन से इसला की देखभाल क्यों नहीं करवाई। जैमे बताता है कि केल्सन बहुत पहले पागल हो गया था और वह आखिरी बार उससे मिलने की कोशिश की कहानी साझा करता है। 15 साल पहले जैमे के समूह ने जमीन पर हजारों शव देखे जो अलाव के चारों ओर पंक्तियों में थे। केल्सन ने उन शवों को अलाव की ओर ले जाते देखा और समूह की ओर हाथ हिलाया, जिससे वे डरकर भाग गए। स्पाइक इसला की मदद पर जोर देता है और अपने पिता के अफेयर के लिए उन्हें टोकता है, जिससे जेमी उसे थप्पड़ मार देता है। वह तुरंत पछताता है, लेकिन स्पाइक अपनी मां के पास ऊपर भाग जाता है। जब जैमी उसका पीछा करता है तो स्पाइक चाकू निकालता है और दूर रहने को कहता है। जैमी उसे निहत्था कर देता है, लेकिन स्थिति बिगड़ने से बचने के लिए चाकू वापस स्पाइक को देकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्पाइक खलिहान में आग लगा देता है। फिर वह पहरेदारों को चेतावनी देने दौड़ता है, कहता है कि शहर के सभी लोगों को आग बुझाने में मदद चाहिए। वह वादा करता है कि जब तक बड़े लोग बाहर हैं वह पहरा देगा, लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है स्पाइक इसला को ले जाता है और वे मुख्य भूमि की ओर फाटक से बाहर निकल जाते हैं। इसला को जब एहसास होता है कि वे कहाँ हैं तो वह घबरा जाती है और जेमी और अपने पिता को पुकारती है। स्पाइक उसे शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि डॉक्टर मदद करेगा। पूरे दिन चलने के बाद वे रात बिताने के लिए एक इमारत ढूंढते हैं। इसला पहरा देने से ऊब जाती है और स्पाइक को जगाकर प्रकोप से पहले की कहानियां साझा करती है। कहती है कि स्पाइक उसके पिता की तरह दिखता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है इसला स्पाइक को पापा बुलाने लगती है। वह उसे सोने के लिए कहता है जबकि वह पहरा देता है। दुर्भाग्यवश स्पाइक थका हुआ है और खुद भी सो जाता है। एक संक्रमित इमारत में घुस जाता है। वह स्पाइक के जूतों के फीते खाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे कीड़े नहीं हैं तो थूक देता है। फिर वह स्पाइक के चेहरे के पास आता है, लेकिन काटने से पहले कोई उसे खींच लेता है। उसी पल स्पाइक जागता है और सोचता है कि सब सपना था, लेकिन संक्रमित का मृत शरीर पास में है। इसला कहती है कि उसे नहीं पता क्या हुआ, पर एक फ्लैशबैक दिखाता है कि उसने संक्रमित का सिर मूर्ति पर दे मारा। इस बीच सैनिकों का एक दल संक्रमितों की भीड़ से पीछा किया जा रहा है। वे जितने संभव हो उतने प्राणियों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सैनिक घायल हो जाते हैं और उनके पास ज्यादा गोलियां नहीं बचती। संक्रमित पास आकर काटने लगते हैं, जिससे वे भी बदलने लगते हैं। अन्य सैनिकों को अपने साथियों पर गोली चलानी पड़ती है और सिर्फ 3 ही बच पाते हैं। वे सुरंग पहुंचकर गेट बंद करते हैं और पास आते संक्रमितों पर गोली चलाते हैं। फिर सुरंग की जांच करते हैं, लेकिन तभी एक अल्फा हमला कर देता है। वह एक सैनिक को पकड़कर उसकी रीढ़ के साथ सिर फाड़ देता है, फिर इसे दूसरे को गिराने में उपयोग करता है। तीसरा सैनिक दरवाजे पर संक्रमितों पर गोली चलाता है और सुरंग से भागकर इसला और स्पाइक के पास लौटता है। वे इसला के भ्रमों से निपटते हुए यात्रा जारी रखते हैं। जब उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिलती है तो वह थोड़ी देर के लिए स्पाइक से बात करती है, यह सोचकर कि वह उनके पिता हैं। उनकी नाक से खून बहने लगता है और उसकी गंध एक संक्रमित को आकर्षित करती है, लेकिन स्पाइक उसे जल्दी से तीर से मार देता है। उसका खून इसला के माथे पर गिरता है, इसलिए स्पाइक उसे छूने से पहले साफ करने को कहता है। जल्द ही और संक्रमित आ जाते हैं और जोड़ी जितनी तेज हो सके दौड़ती है, जबकि स्पाइक तीर चलाता है जब भी कोई दुश्मन पास आता है। अंततः वे एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं और दरवाजे के साथ संघर्ष करते हैं जब तक कि वे अंदर नहीं जा पाते। कमरा धुएं से भरा है, सांस लेना मुश्किल है। संक्रमित अंदर आ जाते हैं, दोनों को दौड़ना पड़ता है। स्पाइक कुछ वस्तुएं पकड़कर प्राणियों पर फेंकता है ताकि उन्हें धीमा कर सके। कई राक्षस हैं और वे उन्हें बंद गली में घेर लेते हैं। तभी छत का हैच खुलता है और सैनिक एरिक उन्हें छिपने को कहता है। फिर वह संक्रमितों पर गोली चलाता है और धुएं के संपर्क में आने से बड़ा विस्फोट होता है।
आग की लपटें जीवों को जला देती हैं जो भागने की कोशिश में मर जाते हैं। इसला और स्पाइक छिपे रहते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती। जैसे ही मौका मिलता है वे इमारत से बाहर निकलते हैं। इसला उल्टी करती है और सिर दर्द से परेशान है। एरिक मदद के लिए आता है और घबरा जाता है जब स्पाइक जवाब नहीं देता। अंततः एरिक उनके साथ जाने का निर्णय लेता है और यात्रा में इसला को उठाने के लिए भी तैयार होता है। कुछ घंटे बाद वे आराम के लिए रुकते हैं और सेब खाते हैं। एरिक फोन का उपयोग करना चाहता है लेकिन सिग्नल नहीं है और बैटरी भी कम है। स्पाइक ने पहले फोन नहीं देखा था, इसलिए एरिक उसे सिखाता है कि यह कैसे काम करता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। स्पाइक ने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं देखी थी, इसलिए वह महिला उसे अजीब लगती है। तभी बैटरी खत्म हो जाती है और एरिक फोन फेंक देता है। फिर समूह आगे बढ़ता है और इसला आवाज सुनकर लड़कों को पीछे छोड़ देती है। वह उसका पीछा करते हुए चूहों से भरी एक परित्यक्त ट्रेन तक पहुंचती है और अंदर जाकर एक गर्भवती संक्रमित महिला को देखकर चौंक जाती है। पहले तो महिला आक्रामक होती है, लेकिन इसला दिखाती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और वह उसकी प्रसव में मदद करती है। जब लड़के आते हैं इसला स्पाइक से नाल काटने को कहती है और बच्चे को पानी से साफ करती है। संक्रमित गर्जना करता है और आगे बढ़ता है तो एरिक उसे गोली मार देता है। एरिक बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन स्पाइक और इसला ने देखा और निष्कर्ष निकाला कि बच्चा मानव है। जब एरिक गोली चलाने वाला होता है तो एक संक्रमित हाथ छत से आता है और उसे खींच लेता है। फिर संक्रमित अंदर कूदता है, यह दिखाते हुए कि वह अल्फा है और उसके पास एरिक का सिर है। मरे हुए संक्रमित को देखकर वह गुस्से में आ जाता है और भागते इंसानों का पीछा करता है। स्पाइक तीर चलाता रहता है जो ज्यादा नुकसान नहीं करते पर अल्फा की गति धीमी कर देते हैं। जल्द ही स्पाइक, इसला और बच्चा ट्रेन से उतरने में सफल हो जाते हैं और अल्फा भी पीछा करने के लिए ऐसा ही करता है। हालांकि डॉ केल्सन आते हैं और उसे बेहोशी के तीर से बेहोश कर देते हैं। फिर केल्सन अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि वह अपने शरीर को आयोडीन से ढकते हैं क्योंकि यह उन्हें वायरस से बचाता है। वह एरिक का सिर उठाता है और अल्फा को सैमसन कहता है, बताते हुए कि वह 3 साल से यहां है। लेकिन केल्सन आमतौर पर दूरी बनाए रखता है। स्पाइक डॉक्टर से मां की मदद मांगता है और केल्सन उन्हें अपने बोन टेम्पल ले जाने के लिए सहमत होता है, जो मृतकों की याद में बना एक मंदिर जैसा स्थान है। हजारों हड्डियां खंभों में बंधी हैं और खोपड़ियां टावर बनाने के लिए ढेर की गई है। केल्सन ने इंसानों और संक्रमितों दोनों का उपयोग किया है क्योंकि वह उन्हें बहुत समान मानता है। एरिक का सिर आग में फेंका जाता है और जब सारा मांस जल जाता है तो केल्सन खोपड़ी धोकर स्पाइक से टावर में जोड़ने को कहता है। फिर केल्सन बच्चे की कहानी सुनकर निष्कर्ष निकालता है कि प्लेसेंटा ने उसे संक्रमण से बचाया। वह इसला पर कई परीक्षण करता है और तय करता है कि उसे अंतिम चरण का कैंसर है। इसला के रोने पर स्पाइक घबरा जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि दवा चुराकर उसे ठीक नहीं कर सकता। इसला अपने बेटे को सांत्वना देती है और मानती है कि उसे कुछ समय से कैंसर का शक था, पर वह पक्की नहीं थी। स्पाइक की आंखों को दूर रखते हुए इसला केल्सन को दया दिखाने की सहमति देती है। केल्सन मोमेंटो मोरी और मोमेंटो अमोरिस के सिद्धांत समझाते हैं, जिसका मतलब है कि सही समय पर प्यार में मरना याद रखना चाहिए। इसला स्पाइक की बाहों में बच्चे को रखती है और फिर केल्सन के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है, जहां केल्सन उसे उसकी तकलीफ से मुक्त करता है। स्पाइक अपनी मां के साथ खुशहाल यादों में खोया रहता है। तभी केल्सन इसला की साफ खोपड़ी लेकर लौटता है। बच्चे को डॉक्टर को देने के बाद स्पाइक टावर पर चढ़कर इसला की खोपड़ी सबसे ऊपर रखता है। सुबह सूरज उगते ही सैमसन दौड़ता हुआ आता है तो केल्सन बच्चों को एक गुप्त गड्ढे में धकेल देता है जो उसने सुरक्षा के लिए बनाया था। सैमसन उन्हें ढूंढ लेता है और गरजता है जब वह ढक्कन हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता और हार मान लेता है। समूह सोचता है कि वे सुरक्षित हैं। फिर भी सैमसन लकड़ी तोड़कर लौटता है और केल्सन को पकड़कर हिलाता है और उसका गला घोंटने लगता है। स्पाइक डॉक्टर की बेहोशी की सुई लेकर सैमसन के हाथ में इंजेक्ट करता है, जिससे वह तुरंत सो जाता है और केल्सन बच जाता है। फिर स्पाइक बच्चे को टोकरी में लेकर शहर की ओर लौटता है। वह उसका नाम इसला रखता है और गेट के बाहर एक नोट छोड़ देता है ताकि जेनी उसे पा सके। नोट जैमी को मिलता है, जो पढ़कर समझता है कि स्पाइक चला गया है और नहीं चाहता कि उसे खोजा जाए। पत्र यह स्पष्ट करता है कि केल्सन पागल नहीं है और बच्चा सुरक्षित है। निराश जेमी अपने बेटे को खोजने के लिए शहर से बाहर निकलता है, लेकिन ज्वार ऊंचा है और वह दूर नहीं जा सकता। 28 दिन बाद स्पाइक मुख्य भूमि पर घूम रहा है और शिकार किए जानवरों पर जीवित है। जब एक संक्रमित पास आता है तो वह उसे एक गोली से मार देता है और प्राणी आ रहे हैं, इसलिए स्पाइक भागता है। रास्ता एक चट्टान से अवरुद्ध है, लेकिन सौभाग्य से एक संक्रमित उसे पाता है और स्पाइक उसे मार देता है। अचानक कोई आश्चर्य से आवाज करता है। स्पाइक मुड़कर देखता है तो बड़ा हुआ जिमी दिखता है, जो अब भी अपने पिता का क्रॉस पहने है। जिमी स्पाइक की कौशल से प्रभावित होता है और बताता है कि उसकी अपनी टीम है और ज्यादा संक्रमित आ रहे हैं, इसलिए समूह दीवार से कूदता है और सब प्राणियों को कुछ ही मिनटों में गिराने के लिए मिलकर लड़ता है। वे ऐसा करते समय हंसते हैं क्योंकि उन्हें बेरहमी से मारना अच्छा लगता है। जिमी जीत का जश्न मनाते हुए खुशी से चिल्लाता है और स्पाइक से कहता है कि वे दोस्त बने। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।